हाँ जी बच्चा पार्टी। So here I'm back with the lecture number 41 on Smart Read Vocab. As always इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 41 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर ब्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं जल्दी से। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज स्टेपल। रेफरेंस क्या लिखा है स्टेपल का? स्टेपल फॉर कंपनीज दैट एम टू कंप्लाई विद एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। ओके, कंप्लाई विद फ्रेजल वर्ब पता चलिए आपको, कंप्लाई विद यानी का पालन करना। और स्टेपल का मीनिंग चेक करते हैं, बेसिक और नेसेसरी आइटम दैट इज रेगुलरली यूज्ड और रिक्वायर्ड, यानी कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरत का हो सामान या ज़रूरत की चीज़ हो, बेसिक हो काफ़ी और रेगुलरली यूज़ में हो, उसको हम स्टेपल बोलते हैं। जनरली खाद्य पदार्थ हो यानी जो खाने के जो आइटम्स होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम स्टेपल का यूज़ करते हैं। एसेंशियल यानी आवश्यक, बेसिक एंड फंडामेंटल यानी बुनियादी, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, स्टेपल। ठीक है, डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। अब ये देखिए, ये जो घरों में हम अनाज या फ्रूट्स जो बहुत बेसिक हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं बनाना रखा है, बनाना की जगह ड्रैगन फ्रूट नहीं है ना। ये बहुत ज़रूरी है। आप मॉर्निंग में एक बनाना अगर आप खाते हैं तो जो इमीडिएट एनर्जी आपको चाहिए होती है वो बूस्ट आपको बनाना से मिल जाता है। इसी तरीके से दालें, सब्जियां और जो और चीज़ें देख रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं भुट्टा रखा हुआ है ना, तो ये ब्रेड रखी हुई है। सो ये सारे ज़रूरी आइटम्स हैं, एसेंशियल्स हैं। ये सारे एसेंशियल्स की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे आइसक्रीम नहीं रखी हुई है, यहाँ पे पिज़्ज़ा, यहाँ पे बर्गर, ये सब नहीं रखा है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं रखी हुई है, यानी जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो आवश्यक नहीं है, वो स्टेपल नहीं है। सो स्टेपल क्या है? ये सारे आइटम्स स्टेपल की कैटेगरी में आएंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो। हाँ, आइसक्रीम स्टेपल नहीं है क्योंकि ये वंस इन अ ब्लू मून आपको खाना चाहिए, इसको वैसे भी हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, सो अभी डिस्कस करते हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में स्टेपल का क्या मीनिंग है। एग्रीकल्चर रिमेन्स अ स्टेपल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एम्प्लॉइंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे कंट्री की बात करें तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और स्टेपल है वो। अ स्टेपल, इससे पता क्या चल रहा है कि ये नाउन है, स्टेपल एडजेक्टिव नहीं है, नाउन। ठीक है, एम्प्लॉइंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर है? अभी 4 सेंटेंसेस पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द टेलीविजन शो हैज़ बिकम अ स्टेपल इन अमेरिकन कल्चर। अब कोई टेलीविजन शो है वो अमेरिकन कल्चर में स्टेपल यानी मुख्य धारा का टेलीविजन शो बन गया है और एसेंशियल बन गया, यानी उसके बिना लोग पसंद नहीं करते टीवी देखना। ये कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा है यहाँ से, ये सही हो सकता है सेंटेंस। अभी औरों को भी देख लेंगे। राइस एंड करी इज़ अ स्टेपल डिश इन इंडियन क्विजीन। बिल्कुल सही है, राइस एंड करी यानी कि कड़ी चावल हम लोग बहुत पसंद से खाते हैं और बहुत ज़रूरी डिश है, आए दिन बनती है हमारे घरों में। द रिपोर्ट वॉज स्टेपल एंड अटैच्ड टू द क्लिप बोर्ड। आई बिलीव यहाँ पे वो जो स्टेपलर वाला होता है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट है। सो रिपोर्ट वॉज स्टेपल्ड होता तब ये सही होता सेंटेंस। अभी ये गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है, कॉन्टेक्चुअली भी, क्योंकि यहाँ पे स्टेपल का वो वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेपलर वाला कॉन्टेक्स्ट है, पिन लगाते ना 2 पेजेस या 3 पेजेस को ऐसे एक साथ जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए, स्टेपलर वाला कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। जीन्स आर अ स्टेपल आइटम इन हर वार्डरोब। अब जीन्स बेसिकली पहनने वाली जो पोशाक होती है, कपड़े होते हैं जो जीन्स, उसकी बात हो रही है। जीन्स आर अ स्टेपल आइटम यानी मतलब कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, उनकी वार्डरोब में जीन्स एक स्टेपल यानी मुख्य चीज़ है, उसके बिना उनका काम नहीं चलता, एसेंशियल है। ये भी सही है। सो हमारे पास जो गलत सेंटेंस था वो थर्ड वन था और बाकी सारे हमारे सही सेंटेंसेस हैं। चलिए वो करते हैं सिनोनिम्स पे। एसेंशियल, नेसेसिटी, फंडामेंटल बुनियादी। और एंटोनिम्स की बात करें तो लग्जरी यानी लग्जरी के लिए आपने वो चीज़ रखी हुई है, नॉन एसेंशियल उसकी आवश्यकता नहीं है। सो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे विच इज इम्प्लिसिट। रेफरेंस क्या लिखा है इम्प्लिसिट का? मोरओवर इम्प्लिसिट इन दिस स्ट्रेटजी इज द आइडिया दैट मेंटल इलनेस, ओके, मीनिंग इम्प्लाइड और अंडरस्टूड विदाउट बीइंग डायरेक्टली स्टेटेड, यानी डायरेक्टली कोई बात नहीं कही गई हो, इसके बावजूद भी आप अगर उसकी जो मीनिंग है वो समझ जाएं, अंडरस्टूड हो अगर कोई चीज़, तो बोला जाएगा कि उसका नेचर कैसा है, इम्प्लिसिट इन नेचर। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको।
In a traditional Indian joint family, there is an implicit understanding that the eldest son will take care of the parents. मान लीजिए कोई जॉइंट फैमिली है, इंडियन जॉइंट फैमिली ट्रेडिशनल वन, और उसमें लड़की है जो बड़ी है, सबसे ज़्यादा बड़ी बेटी है, पर बेटे से ही उम्मीद होगी कि वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करे. यही बोला जाता है कि एंट्रेंस्ड बिलीफ है कि बोला जाता है कि लड़कियां तो भाई पराई होती हैं, वो तो चली जाती हैं ससुराल, है ना. मेनली मतलब पहले से मान के बैठे होते हैं सब लोग कि लड़कियों को तो शादी करके दूसरी जगह जाना है, जो जिम्मेदारी उठाएगा वो बेटा उठाएगा, और ख़ास करके बड़ा बेटा उठाएगा. सो ये हो गया इम्प्लिसिट है ये मतलब आप बस किसी को बताएंगे तो वो ये बोलेगा हाँ तो बड़ा बेटा देख रहा होगा पेरेंट्स को, वो देखभाल कर रहा होगा. छोटा बेटा भले ही कर रहा हो पर जाएगा किसके ऊपर कि बड़ा बेटा कर रहा होगा. ठीक है. In many traditional Indian families, there is an implicit expectation that women will take care of household chores and caregiving roles. इसी तरीके से जो हमारी फैमिलीज़ हैं उनमें हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये इम्प्लिसिट होता है कि जो औरतें हैं वो घर का काम करेंगी, वो बच्चों की देखभाल करेंगी, है ना. ये भी इम्प्लिसिट होता है और एक्सपेक्टेशन भी यही होती है. सो अंडरस्टूड है ये चीज़, क्योंकि ये बिलीफ्स एंट्रेंस्ड हैं दशकों से, सालों से, शताब्दियों से हमारे कंट्री में. अब बात करते हैं सेंटेंसेस की. हिज क्रिटिसिज्म वाज इम्प्लिसिट इन हिज टोन इवन दो ही डिडंट से एनीथिंग डायरेक्टली. उसका जो क्रिटिसिज्म था उसकी टोन से ही समझ में आ गया, उसने डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा पर वो समझ में आ गया. सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. देयर वाज एन इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू फ्रेंड्स दैट दे वुड सपोर्ट ईच अदर. दोनों के बीच में आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग, कि वो बिना कहे एक दूसरे को जानते थे कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है. हर इम्प्लिसिट ट्रस्ट इन हिम वॉज एविडेंट फ्रॉम हर एक्शंस. उसका ट्रस्ट उस व्यक्ति के अंदर एविडेंट, स्पष्ट था उसके एक्शन से. जो भी वो करती थी उसे समझ में आता था कि वो ट्रस्ट करती है उस पर. द इंस्ट्रक्शंस वर इम्प्लिसिट एज दे वर क्लियरली रिटन डाउन इन द मैनुअल. अगर वो क्लियरली रिटन डाउन है तो वो इम्प्लिसिट कैसे हैं, वो तो एक्सप्लिसिट हो जाएंगे, साफ साफ लिखा ही हुआ है. तो चलिए, समझ में आया आपको इम्प्लिसिट का मीनिंग. अब बात करते हैं सिनोनिम्स की. अनस्पोकन, अनकहे, जिनको कहा ना जाए और समझ में आ जाए. इनहेरेंट, अंदर पड़े हुए. टेसिट, अगेन टेसिट का मीनिंग जो स्टेटेड ना हो, डायरेक्ट ना हो. क्लियर. लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर. एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सप्लिसिट, स्टेटेड, क्लियर, साफ साफ, छुपा नहीं है कुछ भी, वो है एक्सप्लिसिट. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज पैराप्लेजिक. रेफरेंस स्ट्रक्चरल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट फॉर एन एम्प्लॉई हु सडनली बिकेम पैराप्लेजिक. मीनिंग अ पर्सन अफेक्टेड बाय पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी. इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज जिसमें लोअर हाफ ऑफ द बॉडी यानी कि कमर से नीचे का हिस्सा लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है. उसको हम, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे पैराप्लेजिक, है ना. एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा ये. एग्जाम्पल देखते हैं. अब ये देखिए, ऊपर का पार्ट सही है, सब कुछ मूव हो रहा है, पर यहाँ कमर से नीचे का हिस्सा, जो लेग्स वाला पार्ट है, वो पूरा पैरालिसिस हो गया, पैरालाइज्ड हो गया. सो उसको बोलेंगे पैराप्लेजिक. द एथलीट बिकेम पैराप्लेजिक आफ्टर सफरिंग अ सीरियस इंजरी. कमर में बहुत ज़्यादा तेज चोट लगी और एथलीट जो था उसकी जो बॉडी थी वो पैराप्लेजिक हो गई. द प्लेयर्स बिकेम पैराप्लेजिक विद जॉय आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप. एब्सर्ड, बिल्कुल. पैराप्लेजिक कैसे हो गए? जो खेलने, मतलब चैंपियनशिप जीतने के बाद, तो गलत है सेंटेंस. द न्यू टेक्नोलॉजी एम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पैराप्लेजिक इंडिविजुअल्स. नई टेक्नोलॉजी एम करती है पैराप्लेजिक लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. बिल्कुल सही है. ही वॉज डायग्नोज्ड एज पैराप्लेजिक एंड नाउ यूजेज अ व्हील चेयर. ये भी सही है. सो हमें मिल चुका है हमारा गलत सेंटेंस, सेकंड वाला. मूव करते हैं हम सिनोनिम्स वाले पार्ट पे. पैरालिटिक बिल्कुल सही है. डिसेबल्ड, ये भी सही है. एंड बात करें एंटोनिम्स की तो एबल बॉडीड, यानी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल सही है. मोबाइल, यानी मूव कर रहा है कोई भी व्यक्ति ईजिली. सो इसका एंटोनिम के तौर पे इसको कंसिडर किया जा सकता है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज कंकशन. कंकशन, रेफरेंस क्या लिखा है? आई गॉट अ कंकशन फॉर विच आई नीडेड पार्शियल लीव. पार्शियल यानी आधी छुट्टी. ब्रेन इंजरी caused by a blow to the head or a violent shaking of the head and body. कंकशन बेसिकली जब सिर पे बहुत ज़्यादा तेज चोट लग जाती है, और या फिर किसी को मान लीजिए कोई दौरा आया हुआ हो
फिट्स आए हुए हों और वो सिर को बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ हिला रहा हो, उस समय हम बोलेंगे उसको कंकशन आया हुआ है, ठीक है। ही सफरिंग फ्रॉम कंकशन। अब देखिए ये दो फुटबॉलर्स हैं, दोनों के सिर टकराए हेडर लेने की कोशिश में, और मान लीजिए किसी एक को सिर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई। सो बोला जा सकता है कि और अगर सिम्टम्स ऐसे आ गए कि बेहोश हो गए और दौरे पड़ने लगे, कंकशन का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। द डेथ ऑफ फिलिप ह्यूज, क्रिकेटर हैं ये, ऑस्ट्रेलियन के क्रिकेटर थे ये, अब नहीं रहे हमारे बीच में। हुआ ये था, खेलते समय इनको यहाँ कनपट्टी के पास बॉल लगी थी, बाउंसर बॉल थी, एंड ही इमीडिएटली फेल डाउन। एंड जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ डिक्लेयर किया गया कि ब्रॉड डेड, यानी ह्यूज वॉज ब्रॉड डेड। वहीं पे ख़त्म हो गए थे जहाँ पे ये क्रीज पे गिरे थे, उसी समय ख़त्म हो गए थे। कंकशन इनको हुआ था और सिर में आघात लगा जिसके कारण इनकी डेथ हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कंकशन वर्ड का मीनिंग। एग्जाम्पल्स, द एथलीट सफर्ड अ कंकशन ड्यूरिंग द गेम, बिल्कुल सही है। शी वॉज डायग्नोज्ड विद अ कंकशन आफ्टर द कार एक्सीडेंट, ये भी सही है, सिर पर चोट लग गई बहुत ज़्यादा गहरी। द कंकशन ऑफ द म्यूजिक सूद हर माइंड, ये एब्सर्ड है, इलॉजिकल। ही हैड टू रेस्ट फॉर सेवरल डेज टू रिकवर फ्रॉम द कंकशन, ये भी सही है, काफ़ी दिन उन्हें आराम करना पड़ा कंकशन से बाहर निकलने के लिए। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। ब्रेन इंजरी, हेड ट्रॉमा, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स की बात करें तो अनइंजर्ड, हेल्दी, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट phrasal verb, call for, reference the evidence of ongoing and unnecessary burdens on workers with mental illness and mental illness calls for honest consideration, okay, consideration which are, मीनिंग क्या है इसका, टू डिमांड और रिक्वायर समथिंग। कॉल फॉर का मतलब यानी कि किसी चीज़ की डिमांड करना या उसकी आवश्यकता होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल फॉर। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। कॉल फॉर एप्लीकेशंस, दिस रेफर्स टू अ नोटिस और अनाउंसमेंट इनवाइटिंग इंडिविजुअल्स टू अप्लाई फॉर अ जॉब। IBPS calls for applications. IBPS calls for applications for IBPS RRB exams or upcoming exams like IBPS clerk और PO. So calls for यानी applicants को बुलाना, अगर हम जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। Call for protest, लोगों को आप बुलाना चाहते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं आप कि आओ जुड़ो हमारे साथ और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ। कॉल फॉर प्रोटेस्ट। कॉल फॉर एक्शन, समय है एक्शन लेने का, अगेन डिमांड की जा रही है, रिक्वायरमेंट है लोगों की कि वो एक्शन लें। इट इज़ हाई टाइम वी शुड गैदर टुगेदर एंड कम अहेड टू कंप्लीट दिस टास्क और टू रेज आवर वॉइसेस। इस तरीके से अगर हम बोलें तो कॉल फॉर एक्शन, दिस इज अ प्ली और रिक्वेस्ट फॉर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू टेक स्पेसिफिक एक्शन सच एज साइनिंग अ पिटीशन। हाँ, हो सकता है कोई पिटीशन साइन करने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा हो। तो ये एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग। अभी हमारे सामने 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द जॉब डिस्क्रिप्शन कॉल्स फॉर प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एप्लीकेंट से चाहता है कि उनकी प्रोफिशिएंसी हो अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो डिमांड करता है, बिल्कुल सही है। हिज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर कॉल्स फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। उसके इनएप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त बिहेवियर ने डिमांड करी किसकी, डिसिप्लिनरी एक्शन हो उसके खिलाफ, बिल्कुल सही है। हिज मेडिकल कंडीशन कॉल्स फॉर इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि तुरंत हॉस्पिटल की डिमांड है, बिल्कुल सही है। द वेदर फोरकास्ट कॉल्स फॉर हैवी रेन दिस आफ्टरनून, गलत है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। आई होप आपको कॉल फॉर का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। डिमांड, रिक्वायर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर, डिसमिस या ओवरलुक, नज़रअंदाज करना। चलिए, दैट्स इट बच्चा पार्टी। हमेशा की तरह क्या करना है आपको पता है, आपको ऑलरेडी हर एक वर्ड पे आपको बनाना है आपका खुद का सेंटेंस उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और सारे जो सेंटेंसेस आप बनाएं एक कमेंट के तौर पे, एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर दें इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, हमेशा ये बात मैं बोलता आया हूँ। और दिस इज़ माई यूज़र नेम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। स्मार्ट रीड कोर्स को जिन भी बच्चों ने परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आई इंसिस्ट अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस ग्रुप पे इस यूज़र नेम पे भेजें, और इसके अगेंस्ट में आई विल शेयर द प्राइवेट ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू गाइज। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल मेंटरशिप, एक्चुअल डिस्कशन सब कुछ वहीं पर हो रहा है। थर्ड थिंग,
आपने पूरा लेक्चर देखा है स्मार्ट रीड, ये अपना ड्रिल नंबर 41 का लेक्चर। अब आपको क्या करना है, जाना है आपको स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 41 एक्सरसाइज विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेकर एज यूजुअल ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।